गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपके PYQs होंगे। जो भी 5-6 सालों के PYQs मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा, पूरा समझाऊंगा और कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी बेनिफिशियल होगी और बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट बताते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उसके मैं PYQs लूँगा। मैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है? दो बिंदु आवेश। क्या है? दो बिंदु आवेश। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑब्जेक्टिव कवर कर रहा हूँ खंड वाइज, जैसे पार्ट वाइज होते हैं ना, पार्ट वाइज, पहले ऑब्जेक्टिव, देन वेरी शॉर्ट, देन शॉर्ट, देन लॉन्ग। तो मैं उसी तरह यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, ठीक है। उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या है? F है, ठीक है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक उन्होंने बदल कर K2 हो जाए तो इनके मध्य जो बल होगा वो आपको बताना है, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात जरूरी नहीं है ऑप्शन में लिखूं, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ K2 अपॉन K1 इंटू F। ऑप्शन बी इज 2K1 बटा K2 इंटू F। सी की बात करें तो यहाँ पर कितना है? K1 बटा K2 इंटू F। और डी की बात करें तो यहाँ पे 2F आ रहा है, यानी फोर्स लग जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे बल की आ रही है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात आ रही है। तो आप लोगों को पता है कि दो आवेशों के बीच जो बल लगने वाला बल है उसके ऊपर जो नियम दिया था, जो उसके बारे में बताया था, वो किन्होंने बताया था? कूलाम के नियम, ठीक है। तो वो क्या था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए? एयर के लिए। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन। परावैद्युतांक कितना है? K1 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? K1। क्या जाएगा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब ऐसा है, दो आवेश है, मान लो क्या है? दो आवेश Q1 है और Q2 है, जिनके बीच कितनी है? R है। और पहले जो इनके बीच परावैद्युतांक था वो कितना था? K2 था, ठीक है। बाद में इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने कहा K1, और बाद में क्या कर दिया इन्होंने? K2 कर दिया। डिस्टेंस वही है, चार्जेस क्या है? सेम है। चार्जेस क्या है? सेम है। तो आपका ये तब क्या था? इनको फोर्स क्या था? F था, ठीक है। हमें क्या निकालना है इस केस में? ये फर्स्ट केस हो गया, फिर क्या हो गया? सेकंड केस हो गया। यहाँ आप F2 कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K1 के स्थान पे क्या कर देंगे? इस बार K1 के स्थान पे हम K2 कर देंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें, डिवाइड करें, तो कितना हो जाएगा? F2 अपॉन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो जो मैंने दिया था कि F इसको F अपॉन K हो जाता है, यानी K पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली आप उससे भी कर सकते हो।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा K1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये उड़ गया पूरा, ये पूरा उड़ गया। जो K1 है K1 ऊपर जाएगा, यानी F2 अपॉन F इज इक्वल टू K1 ऊपर गया K1 अपॉन K2, क्या गया K1 अपॉन K2 आ गया। अब F2 का मान ज्ञात करना है, तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो K1 अपॉन K2 इंटू F, दिस इज द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं। आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्टली, जो मैंने बताया था कि F जो होता है F1 Fk जो होता है F बाई K हो जाता है ना, K प्रोविजन के घट जाता है, तो इससे आप डायरेक्टली कर सकते हो, इससे भी आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूँ, नोट कर लें आप लोग। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करें। क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। और ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन हैं, PYQs हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हटाओ इसको। अभय समझ में आया? अभय, आदर्श, समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? एनी क्वेश्चन? जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, बराबर द्रव्यमान के गोलों A व B को क्रमशः प्लस Q व माइनस Q आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है? प्लस Q व माइनस Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्या हो जाए, Ma व Mb हो जाए। क्या हो जाए? Ma व Mb हो, तो Ma व Mb में संबंध होगा। क्लियर है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो है Ma इज इक्वल टू Mb। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है Ma इज ग्रेटर देन Mb। ऑप्शन सी इज गिवन Ma इज लेस देन Mb एंड ऑप्शन डी इज गिवन Ma इज ग्रेटर देन Mb। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा। इस कॉन्सेप्ट को मैं चैप्टर जब पढ़ा रहा था तब मैं डिस्कस किया था। ठीक है, जो देखते हैं, दो बराबर द्रव्यमान के गोले हैं, एक A है और एक क्या है, B है। ये A है, ये क्या है, B है, और इनको हमने चार्ज दिया, इसको प्लस Q चार्ज दिया, इसको क्या दिया, माइनस Q आवेश दिया जाता है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्या है, Ma और Mb, इनके द्रव्यमान क्या है, इसके द्रव्यमान Ma और Mb, और बोल रहा है आवेशन के पश्चात, यानी आवेश देने के पश्चात। ठीक है, आवेशन देने के पश्चात Ma और Mb है, तो Ma व Mb में संबंध होगा। Ma व Mb में क्या होगा, संबंध होगा। अब मान लो इनिशियली क्या था, ये न्यूट्रल है, आप ये कह सकते हो। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे प्लस Q है, तो इसके में से इलेक्ट्रॉन निकाला क्या होगा भाई, यहाँ प्लस Q चार्ज दोनों में सेम है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले गए होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले गए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसको दिए गए होंगे। बोलो, A और B है, सपोज दैट A से B गए, एक इलेक्ट्रॉन A से निकलकर B में गया, तो B क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, और A क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, सेम अमाउंट में। ये इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q। भाई एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दोनों सेम चार्ज होगा, बस साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, वो तो सेम ही होगा ना। तो
यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पर क्या माइनस क्यू। क्लियर है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन का खुद का मास है, इलेक्ट्रॉन का खुद का मास है, अब कहीं एक जगह से दूसरी जाएगा तो मास छोड़ कर जाएगा नहीं, है ना, तो वो अपने साथ अपना द्रव्यमान भी लेकर जा रहा है। तो द्रव्यमान लेकर जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ से निकला यहाँ गया तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, मास इसका बी का मास बढ़ जाएगा, और यहाँ से निकल के गया है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कमी हुई, यानी एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ए में कमी हो गई और बी में क्या हो गई वृद्धि। तो वी कैन से दैट सी इज करेक्ट आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि एम ए का जो द्रव्यमान है एम बी के द्रव्यमान से क्या होगा, कम होगा आवेशन के पश्चात, आवेशन के पश्चात ऐसा होगा। बोलिए आया समझ में। इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा तो अपने साथ अपना खुद का द्रव्यमान भी लेकर जाएगा। यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पर कमी हुई, यहाँ पर वृद्धि हुई, किसकी, द्रव्यमान की। ठीक है, तो एम बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। एम बी क्या है, आवेशन के पश्चात की बात द्रव्यमान है, तो एम बी जो है एम ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, समझ में आदित्य, आदर्श, मोहित, क्लियर है। चलो हटाओ इसको। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहा है, बता दीजिएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में आज कुछ ज़्यादा ही शोर है, माध्यम में रख दिया जाता है। ठीक है, तो बल होगा। इसको मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, वैसे तो आपको आंसर भी रट गए होंगे। ये मार्क करते गए काम से, F/K, ये क्या लिखा हुआ है, जो भी है ऐसे ऑप्शंस की मैंने, F एंड D = F/K। सो क्लियर है। चलो, तो कह रहा है दो बिंदु आवेश कहाँ है, इनके बीच दो बिंदु आवेश हैं, और ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, और यहाँ एयर है, और इनके बीच में जो वर्क, जो इसमें बल कार्य कर रहा है, वो बल कार्य कर रहा है, वो F के बराबर कार्य कर रहा है, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाए। इसी को हम लोग कहाँ रख दें, इसी को हम लोग किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दें। चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है, जैसा है वैसे ही रखना है, बस किसी मीडियम में रख देना है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखना है। क्लियर है। तो आप नॉर्मली इसको ऐसे ही जान सकते हैं कि F/K हो जाता है। अगर आपको ढंग से करना है तो 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन कितना R²। यहाँ पर ये किसके लिए है, वायु के लिए है ना, और किसी माध्यम के लिए क्या है, माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई ε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। ये F1 है, ये F2 है। डिवाइड करें आप लोग, तो डिवाइड करके आप लोग पा जाएंगे, इसकी वैल्यू F1 है, F के बराबर है 1/, जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम टू कॉपी। ये कट गया, ये कट गया, ये गया काम से, क्या बचा, के नीचे आ जाएगा तो F2 = जाएगा, F पर जाएगा तो F/K विल बी द आंसर। अब डायरेक्टली हमें से याद रखिए कि जो फोर्स होता है माध्यम में जाने पर क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कितना घटता है, F/K के बराबर घटता है। ठीक है, हटा दूं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। कुछ पूछना है इसके अंदर, कॉपी कर ले।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इसको आप समझिए। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसका जितने भी मैं करवाऊँगा, वीडियोस बनाऊँगा, इसका 90% फंस जाएगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ढंग से वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं वीडियो की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकूं और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए PYQs बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और साथ में नीट एग्ज़ाम के लिए भी मैं डालता रहूँ टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिए, हटा दूँ। जगह ऐसी है कि यहाँ शांति रह नहीं सकती है, तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे टाइम पे वीडियो बनाऊँ कि आवाज़ ज़्यादा ना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये वाला। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, ठीक है, लिखिए, ठीक है। हमको मात्रक लिखना है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया हम सीधे हम क्या कहते हैं, आंसर पे आ रहे हैं। तो अगर निर्वात की वैद्युतशीलता की बात करें तो निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। और ये आप लोगों ने देखा होगा कूलॉम के नियम के फॉर्मूले में, ठीक है। यानी जो फॉर्मूला था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। हमें इसका मात्रक निकालना है, जिसका मात्रक निकालना है उसका फॉर्मूला बना लो। तो एप्सिलॉन नॉट = हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू r²। क्या है? r²। अब हमको इसकी मात्रक निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? Q1 का मात्रक, ठीक है, इंटू किसका? Q2 का मात्रक। राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरी राइटिंग क्या है, बेकार है। बल का मात्रक है ना, F का मात्रक इंटू R का मात्रक, उसका स्क्वायर। आपको ऑब्जेक्टिव में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। लिखने को मैं डायरेक्टली कर सकता था, ठीक है। तो केवल आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कैसे निकाला जाए कैसे निकाला जाए, उसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। तो Q1 का मात्रक आवेश है, आवेश का मतलब क्या होता है? कूलॉम, इंटू ये भी क्या है? कूलॉम, अपॉन F का मात्रक कितना है? न्यूटन, और इसका मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो इसको आप लोग कर लें, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए हटा दो इसको, हटाऊं? थैंक यू। वैष्णवी समझ में आ रहा है? वैष्णवी, मीनाक्षी, अब है कोई क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें? एक आवेश निकाय में एक आवेश निकाय में Q1 व Q2 कुछ दूरी पर है। कहाँ पर है? कुछ दूरी पर है। एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है। आवेश Q1 द्वारा Q2 पर
लगने वाला जो बल है वो इनका क्या ऑप्शन दे रखा है, बढ़ जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है घट जाएगा। सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा। और जो डी ऑप्शन है वो ये है, कहाँ गया ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, आवेश Q की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश Q3 की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप केवल मेरे वीडियोस वाईक्यूज के देख के चले जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में 80 कहीं नहीं गया है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मन लगा लेंगे तो 95 क्रॉस। ठीक है, चलिए सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आवेश निकाय Q1 Q2 कुछ दूरी पर एक अन्य आवेश Q3, एक निकाय है। निकाय मतलब कोई सिस्टम है, जैसे कोचिंग भी क्या है, एक निकाय है जिसमें टीचर है और कौन है, स्टूडेंट्स हैं। तो एक सिस्टम है। ठीक है, उसी प्रकार से Q1 Q2 से मिलकर एक निकाय बना हुआ है, सिस्टम है, और उनके बीच कितनी है, R है। इनके बीच में फोर्स F लग रहा है, इनके बीच में फोर्स F लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक Q3 आवेश है, इस निकाय के निकट लाया जाता है। Q3 यहाँ पे लेके आया या यहाँ पर लेके आए, कहीं भी लेके आए Q3 को, इनके बीच में भी रख दो, इनके बीच में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ऐसा रख देते हैं, पास में लेके आए तो आवेश Q1 और Q2 पर लगने वाला बल, इनके बीच में जो लगने वाला बल है, इनके बीच में Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला बल है, क्या Q3 की वजह से इफेक्ट होगा? नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम इनके पास में लेके आ रहे हैं। इनके लिए जो पहला फॉर्म जो फॉर्मूला हम पहले अप्लाई कर रहे थे, भाई डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, आवेश की मात्रा चेंज नहीं किया है, इनके बीच बल किस पर डिपेंड कर रहा है, इनके बीच जो बल डिपेंड कर रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बीच में डिपेंड कर रहा है। यानी इनकी आवेश की मात्रा को चेंज ना करो, डिस्टेंस चेंज नहीं करो और कोई भी पदार्थ चेंज ना करो, तो इनका जो फोर्स का फॉर्मूला होगा, फोर्स की वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी, भले ही यहाँ पे Q3 चार्ज कहीं भी लाकर आप रख दें। वो दोनों जिस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे थे उसी फोर्स से अट्रैक्ट व रिपेल करें। क्लियर है? तो हमारा आंसर रहेगा वो सी रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर तो नोट डाउन कर लें, हटाओ इसको। चलिए जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एल भुजा की एक वर्गाकार वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर, है ना। एल भुजा है, एल भुजा के वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने के प्रत्येक कोनों A व C पर जो आवेश है वो Q1 तथा प्रत्येक कोनों B व D, प्रत्येक कोनों B व D पर आवेश -Q2 स्थित है। A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है। ठीक है, तब अनुपात Q1/Q2 होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 1, B है दे रखा है 2√2, देन √2, देन D जो है 1/√2 है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एल भुजा की एक वर्ग ABCD,
आप ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, डी है। वर्ग ए बी सी डी है कि प्रत्येक क्यों पर जो ए व सी है, ए है और सी है, यहाँ पे चार्ज क्या रखा है, Q1 है, और यहाँ पे चार्ज कितना है, Q1 ही है, कहाँ गया, Q1 है, और यहाँ पे कितना है -Q2, और यहाँ पे कितना है -Q2, यहाँ पर -Q2 है, ठीक है। बी और डी पर आवेश कितना है, -Q2 स्थित है, और उस पर Q1 स्थित है। ए पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, ए पर स्थित जो ये वाला आवेश है ये साम्यावस्था पर है, जो ये वाला आवेश है ये क्या है, साम्यावस्था पर है। तो कह रहा है कि Q1 Q2 होगा, Q1 Q2 अनुपात जो है वो क्या होगा, कहाँ गया, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सिंपल सी बात है, इस पर देखिए तीन जो आवेश हैं वो लगा रहे हैं। एक तो Q2 यहाँ से लगा रहा है, ये Q2 इधर से लगा रहा है, ठीक है, और Q1 इधर लगा रहा है। अगर Q2 की बात करें तो Q2 अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है F1 से, इसको मैं F1 कर दे रहा हूँ, और ये वाला Q2 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इधर Q2 से, ठीक है। और ये जो आपका Q1 है ये इसको रिपेल कर रहा है ऐसे, Q1 क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव दे रखा है इन्होंने, तो ये कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, ये दोनों अपनी तरफ, ये प्लस और माइनस अटैच कर रहे होंगे, तो इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पर FR आएगा। तो FR और इधर F3 साम्यावस्था के लिए क्या होना चाहिए, साम्यावस्था के लिए जानते हो क्या होना चाहिए, इस पर टोटल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी वी कैन से दैट कि FR प्लस F3 शुड भी क्या 0, FR व F3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या कह सकते हो कि FR व F3 क्या होना चाहिए, बराबर या बराबर होना चाहिए इक्वल में। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, F3 तो निकल जाएगा वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या बात करते हैं F1 और F2 व FR निकालते हैं, ठीक है। तो अगर F1 की बात करें, F1 व F2 बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, वैल्यूज सेम है, वैल्यूज क्या है, सेम है, डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, Q1 Q2 डिस्टेंस R। तो F1 F2 बराबर होंगे, वो F के बराबर होंगे, और कितना होगा तुम्हारा 1 मैं K के फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, K Q1 Q2 अपॉन R², R कितना है तुम्हारा L²। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं FR की बात करें तो FR कितना हो जाएगा, √F1² प्लस F2²। 90 एंगल है, और 90 एंगल आपको क्लास 11 में आप लोगों को सिखाया गया था वेक्टर वाले में, F1 प्लस F2², ठीक है। तो यहाँ पे √F² प्लस F² तो हो जाएगा तुम्हारा F√2, क्या हो गया तुम्हारा F√2 हो गया। क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है, यानी FR तो हो गया तुम्हारा F√2। अब आ जाओ किस पे, आ जाओ F3 की बात करें, F3 निकाला जाए तो F3 निकालने के लिए फॉर्मूला सेम है, K Q1, इस बार क्या लेंगे, यहाँ पे Q1 है, यहाँ भी Q1 है, और यहाँ भी क्या है Q1 है, भाई ये भी Q1 और ये भी क्या है Q1 है, Q1 Q2 अपन R²। R अगर हम बात करें ये L है, ये L है, तो ये क्या होगा L√2 होगी। जो विकर्ण होता है किसी भी एक वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, A√2 के बराबर होता है ना। तो कितना हो जाएगा, L√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दें R² के स्थान पे L√2 की होल ऑफ स्क्वायर, तो हो जाएगा K Q1 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 2L² आएगा। कितना आएगा भाई, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो L² जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जाएगा। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आवाज़ इतनी तेज से होगी कि मैं पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, बगल में बैंक है तो उसकी वजह से आवाज़, वैसे भी आज आवाज़ कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे, शोरगुल, सॉरी उसके लिए मुझे, ठीक है। चलिए आ जाइए, मैं क्या कर रहा था, हाँ F3 निकल आया, और क्या निकल आया आपका FR निकल आया। तो इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, या तो F3 इसको तो FR करो, या फिर F3 और कहाँ गया इक्वल करो, FR हाँ FR ये है, F3 FR ये है, ठीक है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो F3 कितना है, K Q1 अपॉन 2L²। क्लियर है, या इसको रख दो, आपका जो F आया है ना, देखिए FR में रख दिया और F3 रखना है, F3 में रख दिया है, FR रखना है।
तो एफ आर के एफ के स्थान पर ये मैं रख दूँ के Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर और साथ में क्या है √2 है। इसमें कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किया है मैंने, एफ आर निकालना था F√2, तो एफ का मान मैंने ये रख दिया मैंने यहाँ पर, ये देखिए, और साथ में √2 लगा हुआ है तो √2 मैंने लिख दिया। जो कट रहा है काट दो। Q1 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। के क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। L स्क्वायर कर रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्या बचा है यहाँ पे? Q1 दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैंने पॉइंट लगाया था, कहाँ तक दिखता है? चलिए कोई नहीं, मैं इसको स्कूल से लिख देता हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ बच रहा है Q1/2, यहाँ Q1/2 बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका? Q2 क्या बच रहा है? Q2 इंटू √2। हमें Q1 और Q2 का रेशियो निकालना है, Q1/Q2 करना है, तो 2 से पूरा कर दो तो क्या आ गया? 2√2 आ गया। क्या आ गया? यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। Q1:Q2 हो गया, वो 2√2 के बराबर आ गया। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? नोट डाउन करें। कोई भी क्वेश्चन किसी को भी, एनीवन इन द क्लास 6 वी हैव 8 क्वेश्चन मोर। हटाओ इसको। चलिए, इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो क्वेश्चन के साथ, ठीक है? वरना मैं ऐसे ही पन्ना आपको दे सकता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, लेकिन नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रहा हूँ, और सारे जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो भी सॉल्व करवाऊँगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बस आपको ध्यान रखना है, जो मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ उसमें आप मतलब बोर फील ना करें, है ना? इसको आप क्वेश्चन नंबर 7, एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, क्या चीज़? निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए है F is directly proportional to 1/r, B is F is directly proportional to 1/r square, C F is directly proportional to 1/r cube, D F is directly proportional to 1/r⁴ ये है। आप कह रहे हैं कि एक बिंदु आवेश पर, कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना? आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव तो पता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय जो दो आवेशों से मिलकर बने होते हैं। वो आवेश कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन साइन अपोजिट, एक माइनस, दूसरा क्या होता है? प्लस। अगर उनको अल्प दूरी पर रख दें तो उस निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है? चलिए, अब कह रहे हैं इसके कारण कहीं भी, मान लो हम यहीं पर कर दे रहे हैं Q, एक पॉइंट चार्ज Q है, और इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? R के की 1/r स्क्वायर की 1/r क्यूब की 1/r⁴। इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे करोगे? तो अगर आप लोगों को याद हो, तो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र E में अगर कोई आवेश रखा है, तो उस पर जो बल लग रहा होता है वो F = Q × E के बराबर लग रहा होता है। कितना लग रहा होता है? F = QE के बराबर लग रहा होता है। तो आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण, चाहे वो अक्षीय हो चाहे निरक्षीय हो, किसी भी, अगर हम उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो था K 2P/r³। ये क्या था आपका? एक्सेस पे KP/r³, ये क्या है आपका? निरक्षीय पे, ठीक है? अगर आप देखें तो अगर इस पर ये अक्षीय में हो या फिर निरक्षीय में हो, कहीं भी हो, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? F = Q × E लगेगा। अगर ये आवेश इस वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसके वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी F = QE। Q क्या है? ये बिंदु आवेश है, और E क्या है?
कोई भी रख दो, कोई भी रख दो, मतलब कि अभी किसको हटा दो, तो यहाँ पे मैं अक्षी में मान ले रहा हूँ, तो k इक्वल टू 2p अपॉन आर क्यूब। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अच्छी जगह क्यों, हमको डिस्टेंस से चेक करना है। तो अगर आप देखो तो ये कांस्टेंट 2p भी क्या है, कांस्टेंट। आंसर वी आर गेटिंग द f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। दिस इज द आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को भी, कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, बताइए। एनी क्वेश्चन? नहीं, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया? क्लियर है? मिल गया? एक मिनट, ठीक, हटाओ इसको। लाइफ में संघर्ष बहुत जरूरी, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहे, क्योंकि यही एक चीज़ है मेहनत, इसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। करना है तो करना है, मेहनत करना तो करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचें और मेहनत पर ध्यान दें, है ना। स्टडी भी अभी आप लोगों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए केवल एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टडी स्टडी स्टडी। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आपका कोई ना कोई फ्रेंड, ना कोई, आपका सबसे अच्छा फ्रेंड जो है वो एक टीचर है ना, और आपकी मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा और टीचर्स की बात माने और सफलता प्राप्त करें, ठीक है। तो मेरी आपको राय है, क्या राय है, कि आप लोग सारे डिस्ट्रैक्शनों से बचकर तीव्रता स्टडी पे ध्यान दें। क्या कह रहा है, वायु क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, है ना, ये आप लोगों को पता होगा, मैं तो आप लोगों को भी छोड़ दूंगा कि खुद ही सेल्फ ट्राई करें। ठीक है, ये आप लोगों को खुद करना होगा, मैं इसमें नहीं हेल्प करने वाला आप लोगों की। आप लोगों को पता है, आप लोग विभव तक का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो विभव तक के चैप्टरों का इसमें यूज़ किया गया है। वैसे मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जूल पर कूलम, दिस इज द आंसर। ये आपका वायु क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये तो आपको पता ही है, ये आपको विभव वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ये भी आपको उसी चैप्टर में मिल जाएगा, विभव वाले चैप्टर में। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये वायु क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर क्या, बी इज करेक्ट। हटाऊं, इजी क्वेश्चन है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले में लिखने पड़ेंगे, आप लोगों को पता है, ठीक है। हटाऊं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। मार्कर सही चल रहा है, पिंक तो डाला था मैंने। 2.0 माइक्रोकूलम, 2.0 माइक्रोकूलम, ठीक है, के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 3.0 सेंटीमीटर है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है 6.0 कूलम मीटर, ऑप्शन बी है 6.0 10 की पावर -8 कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 12.0 कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 12.0 10 की पावर -8 कूलम मीटर, ठीक है। ये हैं आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दैट मीन्स पी निकालना है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी निकालना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/12। क्या होता है, Q/12। अगर हम बात करें Q की, तो Q कितना है, 2.0 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10 की पावर -6, ठीक है। और हम R की बात करें, R मतलब 12, उनके बीच की दूरी 12 लो हमेशा, ये नहीं L ले लो,
इन लोगों से मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उनकी 20 की दूरी बोल रहा है, तो उनकी 20 की दूरी कितनी थी, 12 थी, तो वो 12 ही लेना है। 12 कितना है तुम्हारा 3.0 सेंटीमीटर में है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो मीटर में कन्वर्ट करने के 10⁻² मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो Q, द वैल्यू ऑफ Q इज 2.0 10 की पावर कितना -6, और 12 कितना है 3.0 10 की पावर -2 है। इनको मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, 6.0 10 की पावर -6 -2 कितना हो जाएगा -8, क्या हो जाएगा कुलाम मीटर। मात्रा का आपको पता है, नहीं पता तो कुलाम और ये मीटर, तो कुलाम मीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, आप सभी को आता भी होगा, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। हटा दो इसको, हटाऊं, कुछ पूछना है नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, क्या कह रहा है, एक समान क्षेत्र ई में, ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ई थोड़ा अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ई में रखे, ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में कृत कार्य, ठीक है, ये भी इजी है, थीटा इक्वल कितना है 90 है, और अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो U इक्वल टू P sin थीटा होता है, क्या होता है P sin थीटा, तो उससे आपका आ जाएगा P के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा P के बराबर, है ना, 90 sin 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो U इक्वल कितना हो गया P के बराबर, कितना हो गया P के बराबर हो गया। सिंपल, हटाओ इसको, ये इस चैप्टर क्वेश्चन नहीं है लेकिन आ गया किसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है, क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो क्या है। ऑप्शन क्या दे रखा है, E क्रॉस P, ऑप्शन बी दे रखा है 0, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है P डॉट E, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है P क्रॉस E, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा ध्यान से तो आप लोगों को मुझे फॉर्मूला बताने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है P क्रॉस E, आप लोगों को टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा, तो उसी को जाएगा P क्रॉस E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम लोग अपना ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है, कुछ पूछना है, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं, बिल्कुल एनालाइज करके मैंने पूरा कौन से क्वेश्चन कितनी बार आया है, ये मल्टीपल बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं इसको मैंने डाला है और आने के चांसेस भी हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा सारे क्वेश्चंस को आप लोग ढंग से अच्छे से देखें और समझें और ट्राई करें, ठीक है। क्या कह रहा है, दो समान आवेश, दो समान आवेशों कैपिटल Q तथा कैपिटल Q को जोड़ने वाली रेखा के
मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है, Q रख दिया जाता है, ठीक है। यह तीन आवेशों, क्या चीज, तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा, ऑप्शन दे रखा है -Q/2 -Q/4 C +Q/4 और D Q/2। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, दोनों आवेश सेम हो, सेम चार्ज के हो, प्लस हो प्लस क्यू हो, तो सिंपल सा आप -Q/4 लगा दें बिना सोच समझे, मतलब कि आना ही आना है। क्या चीज़, -Q/4 आप लगा दीजिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो उसको, ठीक है। अगर दो आवेश समान हो, सेम साइन के हों, तो क्या कर देना है, -Q/4, अदरवाइज +Q/4, ठीक है। इसको करना है कैसे, इसको देख लेते हैं। दो समान आवेश हैं, एक Q है और यहाँ पे क्या है, Q है, दो चार्ज है, और मध्य बिंदु पर एक आवेश, यहाँ मध्य बिंदु पर, यानी मध्य बिंदु है यानी x/2 होगा, अगर मान लो ये x/2 होगा, ठीक है। मध्य बिंदु, कहाँ गया क्वेश्चन, मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाए, यहाँ पे क्या रख दिया जाए, Q रख दिया जाए। या तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा, क्या है, संतुलन में होगा यदि Q का मान होगा, यदि Q का मान होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, सिस्टम निकाय में, मतलब कि कोई अगर यहाँ पे रख दिया जाए तो ये इधर इधर भागेगा कि नहीं, संतुलन में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस आवेश को संतुलित मान लेते हैं कि ये स्थिर है। कौन सा है, ये वाला, किसी भी चार्ज को, ऐसा नहीं कि इसी को, मैं इसको मान ले रहा हूँ, इसको मैंने क्यों ठोक दिया, स्थिर हो गया, अब कहीं जाने वाला नहीं है, स्टॉप। फेविक्विक लगा, ठीक है। अब फेविक्विक लगा हुआ है, इसका मतलब ये इस पर जो बल लगाएगा और ये इस पर जो बल लगाएगा, दोनों का एडिशन क्या होगा, 0 होगा, तभी तो ये कहीं भागेगा नहीं, तो जो सिस्टम क्या रहेगा, निकाय में रहेगा, सॉरी निकाय संतुलन में रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो संतुलन की स्थिति में ये दूरी x/2, ये दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, x है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। F1 + F2 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसके से कारण निकालो, तो F1 कितना हो जाएगा, इसके कारण, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ K Q स्मॉल q अपॉन r², r कितना है तुम्हारा, x/2 की होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस इसके कारण इस पर, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 यानी स्मॉल q, दोनों q ही q है, तो अपॉन r², r कितना है तुम्हारा, x² है, इज इक्वल टू कितना, 0 होना चाहिए। क्लियर है। इसमें कुछ जो कॉमन जा रहा है, कॉमन K कॉमन जा रहा है, कैपिटल Q कॉमन जा रहा है, और एक स्टेप कर लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ, K कैपिटल Q स्मॉल q, इसके स्क्वायरिंग करो, x²/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, K Q इंटू Q अपॉन कितना, x² इज इक्वल टू कितना, 0। K कॉमन जा रहा है, कॉमन ले लीजिए, Q कॉमन जा रहा है और x² कॉमन जा रहा है, ये 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4Q प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना, 0। ये इससे कोई मतलब नहीं है, हमें Q निकालना है, इसको 0 कर दीजिए, है ना। क्लास 9 में आप लोगों ने फैक्टर पढ़ा होगा, फैक्टर में हम लोगों ने इस तरह हम लोगों ने x निकालना सीखा है। हमको निकालना क्या, Q, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, ये Q उधर जाएगा कैपिटल Q, तो माइनस में जाएगा, तो Q इज इक्वल टू -Q/4। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर, कुछ पूछते हैं इसके अंदर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया, थोड़ा शॉर्ट, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैक्सिमम कवर कर सकूँ। मैं खंड के पार्ट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, अभी पार्ट ए चल रहा है जिसमें 1 नंबर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हटाओ इसको, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक वर्ग के दो विपरीत, एक वर्ग है, करवा तो नहीं दिया क्वेश्चन, एक वर्ग 2 2 एक वर्ग के विपरीत 2 यहाँ भी है, और आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है और मैं क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। एक वर्ग के बस थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका, वहाँ Q1 Q2 है और यहाँ कैपिटल Q स्मॉल Q है। ठीक है, इस Q1 के स्थान पे कैपिटल Q, Q2 के स्थान पे स्मॉल Q है। ठीक है, विपरीत कोनों पर आवेश कैपिटल Q रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोनों पर स्मॉल Q रखे हैं। यदि किसी Q पर नेट विद्युत बल शून्य हो तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल Q बराबर है। ऑप्शन क्या है? -1 अपॉन √2, बी कितना है 2√2, ऑप्शन सी कितना है -1, ऑप्शन डी कितना है 1। सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं चाहूँगा इसको आप लोग खुद ट्राई करें, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, लगाएं, जो उसमें आंसर आया था वही आंसर इसमें है 2√2। तो आई थिंक मैं समझा चुका हूँ, तो दोबारा उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा बैक जाए और क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करें। ठीक है, सेम कॉपी, बस वहाँ पे Q1 था, यहाँ कैपिटल Q है, Q2 के स्थान पे स्मॉल Q है, कुछ डिफरेंस नहीं है, आंसर विल बी सेम 2√2। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये भी बहुत इजी है, आई थिंक आप लोग कर लोगे। +1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थिर है। ठीक है, सॉरी, उन पर लगने वाले बलों अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए 1:4, ऑप्शन नंबर बी 4:1, ऑप्शन नंबर सी 1:1, ऑप्शन नंबर डी 1:16। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिखते ही बहुत लोग इसका आंसर तुरंत देंगे, है ना? तो कौन सा रहेगा? 1:1। जब मैं कूलाम का नियम पढ़ा रहा था, या आपने कहीं भी पढ़ा होगा, किसी से भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे एक चीज़ देखा होगा कि जो अगर दो चार्ज हैं, Q1 है और Q2 है, जब वो आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ा रहा होगा, जो भी टीचर पढ़ा रहा होगा, तो आप यहाँ पर ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा F12, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा F21, तो वहाँ पर बताया गया होगा कि जो F12 है वो F21 के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, मतलब कि विपरीत है। तो यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस इतना मतलब नहीं है, रेशियो निकालना है। तो F12/F21 इज इक्वल टू 1। तो वी कैन से दैट आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। वैसे भी आप कैसे, अगर कोई चीज़ बॉडी स्थिर है, वो हम खींच रहे हैं, वो भी खींच रहा है, तो इसका मतलब जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ उतने फोर्स क्या लगा रहा होगा, वो भी लगा रहा होगा। अगर फोर्स इक्वल है तो उनका रेशियो कितना होगा? 1:1 होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है? दो फोर्स लग रहे हैं, अगर स्थिर है आवेश तो क्या होगा? फोर्स बराबर होंगे ना। तो इसीलिए F1 और F2 का मान क्या होगा?
1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी PYQs थे, वो मैंने आपको करवा दिए। 14 क्वेश्चंस हैं और 14 क्वेश्चंस को मैंने बहुत ढंग से आप लोगों से डिस्कस किया है, ठीक है। अब जो पार्ट बी की बात करें, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पार्ट बी ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि और डिस्कस करने के लिए वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लेंदी हो। तो नेक्स्ट पार्ट 2 जो आएगा वीडियो, उसमें आपका खंड जो नेक्स्ट खंड है, जिसमें आपका दीर्घ उत्तरीय होगा और शॉर्ट आंसर्स होंगे, जिसमें 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। इसमें कौन से हैं आपके, ये 1 नंबर वाला है। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, वो भी क्या है, 1 नंबर वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग खंडबा बोलते हैं, ठीक है। तो खंडबा जो होता है वो आपका 1 नंबर वाले होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, खंडबा 1 नंबर, उसके बाद जो होते हैं 2, फिर 3, फिर 5, ऐसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग खंडबा के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो खंडबा में एक पहला क्वेश्चन अगर बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक अल्फा कण, क्या कह रहा है, एक अल्फा कण 15 × 10 की पावर, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एक अल्फा कण 15 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाला जो बल है कि क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग बल करते हैं। आपको मैंने पहले बताया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है F × Q × के बराबर। यहाँ पे E इज़ गिवन। तो फिजिक्स के क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले जो गिवन थिंग होती है उसको नोट कर लिया करें, ताकि हमारे दिमाग में फॉर्मूला तुरंत आ जाए। यहाँ ये चीज़ वैल्यूज़ दी हुई हैं तो ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। तो E इज़ गिवन है 15 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और मात्रक लिखना ना भूलें, मैं मात्रक लिखना भूल जाता हूँ गिवन चीज़ में भी, और जो आंसर आ रहा है उसमें भी मात्रक लिखना ना भूलें, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो हमको E की ज़रूरत है और Q की ज़रूरत है। तो Q, अगर Q की बात करें तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, सही है। तो 2 × इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1.6 10 की पावर -19, कितना हो गया, 3.2 10 की पावर कितना -19 कूलम। अब इस इतना हो गया, सिंपल सी बात है। अब आपको बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। अब आप लोग खुद ही कर लेंगे। तो F = कितना हो जाएगा, Q × E। Q कितना है, 3.2 10 की पावर -19, और E की वैल्यू कितनी है, 15 × 10 की पावर कितना 5, 48। और आफ्टर डेसिमल 1 48 × 10 की पावर -19 और 5, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर इसको 1 इधर कर दो तो 4.8 10 की पावर इधर किया है तो प्लस में, तो 10 की पावर -13 विल बी द करेक्ट आंसर, और दिस विल बी न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्लियर है। इसमें कुछ पूछना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप लोग नोट डाउन कर लें फास्ट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बा में, तो फटाफट जो ख़त्म करते हैं, हटाओ उसको। चलिए, समझ में आ रहा है ना, बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर स्पीड कम करनी होगी तो स्पीड में कम कर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये आया हुआ एक चालक पर एक चालक पर 2.4 × 10 की पावर -18 कूलम धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी
यह अधिकता है, ठीक है। तो हमको Q पता है, Q इज इक्वल टू 2.4 10 की पावर माइनस 18, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन पूछते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Q इज इक्वल टू NE, तो यहाँ से N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा, और Q कितना है 2.4 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 18, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 10 की पावर कितना माइनस 19, पॉइंट कैंसिल आउट, और इसको आप करेंगे तो 8 3 24 यानी 1.5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 यानी पॉइंट ऑफ, तो यानी 15। एन कितना आ गया 15। कैलकुलेशन चेक करना गलत होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, आप लोग केवल कॉन्सेप्ट को समझो क्वेश्चंस कैसे लगा रहे हैं। तो एन कितना आ गया 15। अब 15 अगर आ गया तो बाटा कमी या अधिकता, तो चार्ज किस टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और कोई भी बॉडी पॉजिटिव कब होती है, मान लो बॉडी ए है, ये पॉजिटिव तब होगी जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब कहीं से निकल कर जाता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। कितनी कमी, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। भाई वैद्युत द्विध्रुव क्वेश्चन नंबर 3 है। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए और इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए, सूत्र भी लिखिए। क्लियर है, मार्कर से चल रहा है। चलिए तो इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, द्विध्रुव तो सिंपल सी बात है, मैं इसको समझा चुका हूँ आप लोगों को कि अगर कोई दो आवेश समान किंतु विपरीत अगर अल्प दूरी पर रख दे तो जो सिस्टम बन गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, समान किंतु विपरीत आवेश वाले आवेशों को अगर अल्प दूरी पर रखा जाए तो उससे बनने वाला जो निकाय होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको याद करना है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों की थ्योरी में नोट्स में लिखा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मैंने थ्योरी आपको बता दी है। और आघूर्ण का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि वैद्युत द्विध्रुव के जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, उसमें कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी, कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कहते हैं। यानी 2QL, P = 2QL होता है और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर। क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर। ये क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि है और इसकी डायरेक्शन क्या होता है, -Q से +QQ होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, -Q से +QQ होती है। एग्जाम्पल में HCl हो गया, CH4 हो गया, है ना। ये सब मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, हटा दूँ, समझ में आ रहा है। थैंक यू। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर किसी भी प्रकार की कमी है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम 4 की बात करें, ये 3 हो गया मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युत। ठीक है, चलिए आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता, आई थिंक हो चुका है क्या ये, ε0 का विमा या विमीय समीकरण। अच्छा,
अच्छा, इसका मैंने मात्रक बताया था। और अब क्या कह रहा है विधि, तो उसी से किससे अगर मैं बात करूँ जो मात्रक बताया था उसी के हेल्प से आप कर सकते हो। अगर उससे नहीं करना है तो इसे देख लो, एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको इधर भेजिए तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें एप्सिलॉन नॉट की वीमा की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको भगाओ तो Q1 की वीमा इंटू Q2 की वीमा अपॉन में एफ की इंटू आर और उस पर क्या आएगा तुम्हें स्क्वायर Q1। अगर हम बात करें Q1 की तो Q का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Q इक्वल टू एक IT होता है, I का A होता है और समय कितना होता है T, तो कितना हो गया 80 हो गया। तो यहाँ पे मैं 80 कर सकता हूँ और यहाँ भी मैं क्या कर सकता हूँ 80 कर सकता हूँ। ठीक है, अपॉन फोर्स, बल्कि सब सबको पता है मेरे ख्याल से, शायद ही कोई बंदा हो जिसको याद ना हो। तो F इक्वल टू MA होता है, M का होता है आपका मास है ना, A का क्या होता है, A को हम लोग बोल सकते हैं वेग प्रति मीटर समय, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, यानी V अपॉन डेल्टा टी कर सकते हैं है ना, M इंटू डेल्टा V क्या होता है, अगर चाल की दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी बटे समय x अपॉन टाइम, इसको ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, x अपॉन कितना हो गया टी स्क्वायर। यानी अगर फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम उसका स्क्वायर। तो मास का m, डिस्टेंस है कितना l और t, इसका टैग ऊपर जाएगा तो क्या MLT माइनस 2। और मेरे ख्याल से याद होगा, इतना जरूर बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा F कितना हो जाएगा MLT माइनस 2। ठीक है, R की बात करें तो L है और उसका क्या पावर 2, इसको चलो कैलकुलेट करते हैं तो A2 हो जाएगा और T2 हो जाएगा है ना, T2 की दुनिया है ना। चलो, और यहाँ पे M L और यहाँ पे L2 तो हो जाएगा L3, यहाँ पे कितना T माइनस 2। ठीक है, M को ऊपर लेके जाए तो M माइनस 1 और L माइनस 3। ठीक है, T माइनस 2 है, ऊपर आपका T पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर A2। तो ये आपका आ गया डायमेंशन ऑफ विद्युत सिलता है ना, एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है, कुछ पूछना है इसके अंदर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हटा दूँ उसको। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक कूलम आवेश में कितने, वेरी इजी क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी अगर Q की बात करें तो 1 कूलम है तो Q इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था N, हमें N कैलकुलेट करना है तो Q अपॉन E और Q कितना है तुम्हारा 1 है और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻⁹। आप इसे कैलकुलेट कर लें, यू विल गेट द आंसर। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलो हटाओ उसको, आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 6.627 10⁻18 आएगा। हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 12.5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए, के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, आवेश की गणना करना है तो ये क्या दिया हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। इस बार क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, इस बार क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और आवेश पूछा तो आपको फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू N इंटू ई। एन का मान कितना है 12.5 × 10⁻18 इंटू
ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो 12.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 18, 19 बच रहा है तुम्हारा -1। इसे कैलकुलेट करें और आंसर आप लोग निकालें। करूँ मैं क्या? नहीं, मैं निकालने वाला, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही होगा, है ना, गुणा भाग पावर का इधर करना। नहीं आता है तो गुणा भाग सीखने के लिए कहाँ जाए? क्लास 3rd 4th में वहीं सिखाया जाता है, तो वहाँ पे आप एडमिशन लीजिए और क्या कीजिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सीखिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, इतना कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं चैप्टर वाइज PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों में, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और जितनी जल्दी हो सके सारे जितने भी चैप्टर हैं चैप्टर वाइज PYQs आप लोगों को दे सकूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा जो नीट के जो क्वेश्चंस हैं PYQs हैं उसको भी यहाँ पे सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तो मैं बोर्ड के लिए काम कर रहा हूँ कि बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई करें ताकि आप कम से कम 85 क्रॉस कर दें। और मुझे बिलीव है कि जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, अगर सारे वीडियोज़ बन गए चैप्टर वाइज तो केवल आप अपना वीडियोज़ देख के जाएंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका 85-90 क्रॉस हो जाएगा बहुत इजी वे में, ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके। 100% इसमें क्वेश्चन लगभग 80 to 90% फंस जाएंगे आपके, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, मेहनत कोई ऑप्शन नहीं है, टीचर को फॉलो करते रहें, टीचर जो कह रहा है उसकी बात को मानें, डिस्ट्रैक्शन से बचें, पढ़ते समय जो भी आप याद कर रहे हैं मोबाइल को थोड़ा किनारे रखें, वीडियो देखते समय वीडियोज़ देखें, जो भी आपको कंटेंट लेना है वीडियो से वो लें, उसके बाद मोबाइल को किनारे कर दें। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल ही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।